Hey, welcome to the 7th lecture. And here we will start studying on-page search engine optimization. And let's see कि on-page SEO में हम actually सीखने क्या वाले हैं. So सबसे पहले तो we will see what is the difference between writing the content and doing the content optimization. Secondly, how to write the best content and how does your content give positive and negative signals to Google. Thirdly, how to optimize the content. Fourth, how to optimize the URLs. Fifth, how to optimize title and description tags. And lastly, what are rich snippets and how do we optimize them. So let's see the first part, that is, what is the difference between content and content optimization. किसी भी वेबसाइट की ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कंटेंट. किसी भी हाई क्वालिटी वेबसाइट में जब कंटेंट लिखा जाता है तो उस टाइम दिमाग में दो चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं. एक तो जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा उसे आपका कंटेंट समझ में आ सके. इन शॉर्ट, आपके कंटेंट से उसके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और उसे आपका कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन लगना चाहिए. दूसरी चीज़ होती है कि आपके कंटेंट को सर्च इंजन रोबोट समझ पाए, वो इजीली आपके कंटेंट को क्रॉल और इंडेक्स कर पाए एंड देन आपके वेब पेज के कंटेंट को रीड करके ही उसके इंटेंट को सर्च इंजन रोबोट प्रॉपरली समझ पाए. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा कंटेंट यूज़र को और सर्च इंजन रोबोट को दोनों को समझ में आ सके. द बेसिक डिफरेंस इज, जब हम कंटेंट लिखते हैं तो हम यूज़र के लिए लिखते हैं, पर जब हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम सर्च इंजन रोबोट के लिए करते हैं. अब देखते हैं हाउ टू राइट द बेस्ट कंटेंट एंड हाउ डज इट गिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिग्नल्स टू गूगल. सो बेस्ट कंटेंट लिखते टाइम हमें 3 फैक्टर्स का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना होता है. अंडरस्टैंडिंग द सर्च इंटेंट. सेकेंडली, राइट एक्स्ट्रा एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द यूज़र. Thirdly, using the right format of writing articles. Now let's see all these 3 one by one. Let's just take 2 examples. एक यूज़र गूगल पर जाकर सर्च करता है what is SEO और एक दूसरा यूज़र गूगल पर जाकर सर्च करता है what are the types of SEO. Here we have to understand कि इन दोनों सर्चेस का इंटेंट यानी मतलब अलग अलग है. What is SEO वाली क्वेरी से हमें ये पता लग रहा है कि यूज़र को SEO के बारे में शुरू से जानना है एंड उसे SEO के बारे में शायद कुछ भी नहीं पता. एंड ऑन द अदर साइड, टाइप्स ऑफ SEO वाली क्वेरी से हमें ये पता लग रहा है कि यूज़र को SEO के बारे में शायद थोड़ा सा पता है एंड अब वो SEO के बारे में फर्दर सर्च कर रहा है. सो बेसिकली अगर कीवर्ड्स के चेंज होते ही इंटेंट बदलता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेब पेजेस भी बदल जाते हैं एंड गूगल उन्हीं वेब पेजेस को टॉप पर दिखाता है जिन पर उस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट है. एंड अब अगर हम ये सोचें कि गूगल ये कैसे एनालाइज करता है कि किसी भी वेब पेज पर आकर यूज़र को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, इसके लिए गूगल चेक करता है कि यूज़र आपके वेब पेज के कंटेंट के साथ कितना एंगेज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र आपके वेब पेज पर आकर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कहाँ क्लिक कर रहा है, कहाँ क्लिक नहीं कर रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे आपके वेब पेज पर जो कंटेंट है वो हेल्पफुल ही नहीं लगा और उसने दोबारा गूगल पर जाकर सर्च की और वो किसी और वेब पेज पर चला गया. तो ये सब एक्टिविटीज़ गूगल को ये सिग्नल देती हैं कि आपके वेब पेज पर यूज़र की सर्च के अकॉर्डिंग कंटेंट है या नहीं. इन शॉर्ट, यू हैव टू मेक श्योर कि यूज़र को आपकी वेबसाइट पर आकर एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल सके, वो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेजेस को चेक करे. Now let's see how to write extra and valuable content. Now just suppose कि अगर आप भी अपने वेब पेज के थ्रू वही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो जो बाकी वेब पेजेस पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यूज़र को आपकी वेबसाइट पर आना यूनिक क्यों लगेगा और उसे आपके वेब पेज के थ्रू कुछ नया क्या ही पता लगेगा. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वेब पेज, देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो नंबर 1 रैंकिंग वेब पेज है आप उससे एटलीस्ट 3 टाइम्स बेटर कंटेंट बना रहे हो एंड यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूएबल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो. नाउ द फैक्टर नंबर 3 इज यूजिंग द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आर्टिकल्स. व्हाइल यू आर राइटिंग कंटेंट ऑन योर वेब पेज, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो. जैसे हेडिंग पढ़ते ही यूज़र को समझ में आ जाना चाहिए कि आपका कंटेंट किस टॉपिक पर बेस्ड है. जैसे ये पेज SEO को एक्सप्लेन करता है तो इसकी हेडिंग में ही व्हाट इज SEO मेंशन्ड है. इन दिस फर्स्ट लाइन और द फर्स्ट पैराग्राफ आपके वेब पेज पर यूज़र जो ढूंढने आया है उसे उसका आंसर मिल जाना चाहिए.
जैसे यहाँ पर है, पहली लाइन में ही SEO को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आपको टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस का भी यूज़ करना है। कंटेंट को छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर लिखना है। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स, जैसे आप हैं, मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें किसी वेब पेज पर बहुत लेंथी पैराग्राफ दिखते हैं जिसमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती एंड सिर्फ टेक्स्ट ही होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस वेब पेज को क्लोज ही कर देते हैं। जहाँ भी पॉसिबल हो सके यू मस्ट यूज़ बुलेट पॉइंट्स। पॉइंट्स के फॉर्मेट को पढ़कर समझना यूज़र के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऑल्सो आपके कंटेंट में बिल्कुल भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ग्रामर को चेक करने के लिए आप बहुत से फ्री टूल्स जैसे ग्रामरली का यूज़ कर सकते हो। इसे हम आने वाले लेक्चर्स में ग्रामरली को प्रैक्टिकली यूज़ करके भी देखेंगे। सो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं while writing the content for the users। एंड इन सभी फैक्टर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि यूज़र के लिए एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट करना, ताकि आपके वेब पेज की सर्च इंजन पर रैंकिंग इंप्रूव हो सके। अब ये तो हो गया हाउ टू राइट द बेस्ट कंटेंट फॉर द यूजर्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर द सर्च इंजन्स। अब तक हमने ये तो देख लिया कि हम एक अच्छा कंटेंट लिखेंगे कैसे, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आप अपने कंटेंट को यूज़र तक पहुंचाओगे कैसे। तो उसके लिए हमारी हेल्प करती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते टाइम आपको 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 इज नो डुप्लीकेट कंटेंट। नंबर 2 इज यूजिंग द टारगेट कीवर्ड इन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड फर्स्ट 100 वर्ड्स। Thirdly, keeping the right keyword frequency. Then optimizing the images. Then building internal links. And lastly, building external links to high domain authority websites. Now let's see all of these one by one. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। You have to make sure कि आपके वेब पेज का कंटेंट किसी और वेब पेज से कॉपीड नहीं है। दिस मीन्स कि किसी और वेबसाइट पर जो कंटेंट है आप एग्जैक्टली वही कंटेंट अपने वेब पेज पर यूज़ नहीं कर सकते। इस एक्टिविटी को प्लेगरिज्म भी कहते हैं। गूगल इज़ वेरी स्मार्ट। अगर वो किसी कंटेंट को एक वेब पेज पर ऑलरेडी क्रॉल कर चुका होता है और अगर उसे सेम कंटेंट किसी और नए वेब पेज पर दोबारा क्रॉल करते टाइम मिलता है तो उस वेब पेज को कभी भी हाई रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करता। आप किसी हाई रैंकिंग वेब पेज के कंटेंट को पढ़कर उससे इंस्पिरेशन तो ले सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उस वेब पेज के कंटेंट को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लिखने का तरीका अलग है, आपके एग्जाम्पल्स अलग हैं। इन शॉर्ट, आपका राइटिंग फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। यूजिंग द टारगेट कीवर्ड इन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने चेक किया था कि अगर कोई व्हाट इज़ SEO सर्च करता है तो उसे सबसे ऊपर most.com ये वाला वेब पेज दिखता है। दैट मीन्स कि गूगल के अकॉर्डिंगली इस वेब पेज पर यूज़र के लिए बेस्ट कंटेंट है। इस वेब पेज का टारगेट कीवर्ड हुआ व्हाट इज़ SEO, बिकॉज इसी कीवर्ड के लिए ये वेब पेज सर्च इंजन पर टॉप पर रैंक कर रहा है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते टाइम हमें हमारे टारगेट कीवर्ड को या फिर उसके क्लोज सिनोनिम्स को अपने वेब पेज की हेडिंग में, सब हेडिंग्स में और कंटेंट के बिगनिंग में यूज़ करना होता है, सो दैट सर्च इंजन रोबोट समझ पाएँ कि हमारे वेब पेज पर जो कंटेंट है वो उसी टारगेट कीवर्ड के लिए है। नाउ लेट्स सी कि most.com ने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे किया है। हियर यू विल सी कि इस वेब पेज की मेन हेडिंग मतलब H1 हेडिंग की बिगिनिंग में ही व्हाट इज़ SEO मेंशन है, जो कि हमारा टारगेट कीवर्ड है। उसके बाद इस वेब पेज की सब हेडिंग्स में भी व्हाट इज़ SEO के क्लोज सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट गोज इनटू SEO, हाउ SEO वर्क्स, लर्निंग SEO। यू विल सी कि इन सभी कीवर्ड्स का इंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हम फर्स्ट 100 वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मीनिंग ऑफ SEO दिख रहा है, विच ऑल्सो मीन्स द सेम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते टाइम आपको इन सभी जगहों पर अपने टारगेट कीवर्ड और उसके सिनोनिम्स को यूज़ करना है, और इसी प्रोसेस से गूगल सर्च इंजन को समझ में आएगा कि आपका वेब पेज इसी टारगेट कीवर्ड से रिलेटेड है। नाउ लेट्स सी हाउ टू मेंटेन द राइट कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप अपना टारगेट कीवर्ड अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो आपका वेब पेज सर्च इंजन पर ऊपर रैंक कर जाएगा, तो लेट मी टेल यू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। आपको अपने टारगेट कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज़ तो करना है, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट फॉर गेनिंग हायर रैंकिंग्स आप बार बार अपने टारगेट कीवर्ड को अपने कंटेंट में मेंशन करी जा रहे हो। अगर सर्च इंजन रोबोट्स को एक ही कीवर्ड आपके कंटेंट में रिपीटेडली मिलता है तो इसका आपके वेब पेज की रैंकिंग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका टारगेट कीवर्ड आपके कंटेंट में आ ही नहीं रहा है। एक कीवर्ड एक कंटेंट में कितनी बार प्रेजेंट है, इसे ही कहा जाता है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी या कीवर्ड डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, इफ यू आर राइटिंग एन आर्टिकल ऑफ 3000 वर्ड्स यूजिंग योर टारगेट कीवर्ड for around 2 to 3%, that is 6 to 9 times in a 3000 words article is fine. ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो एग्जैक्टली बता सके कि कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका टारगेट कीवर्ड आपके कंटेंट में अवेलेबल है, बिकॉज दैट्स हाउ गूगल सर्च इंजन को समझ आ पाएगा कि आपका कंटेंट उसी टारगेट कीवर्ड से रिलेटेड है। अब देखते हैं हाउ टू ऑप्टिमाइज द इमेजेस। वी ऑलरेडी नो दिस कि एक इमेज को देखकर हम ह्यूमंस तो विजुअली बता सकते हैं कि इस इमेज में क्या है, बट सर्च इंजन रोबोट के लिए हमें उन इमेजेस के डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना पड़ता है एंड उसे रीड करके ही सर्च इंजन को समझ में आता है कि पर्टिकुलर इमेज किस चीज़ की है। ऑन पेज एसईओ में इमेजेस को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, इसे जब हम आने वाले लेक्चर्स में वेबसाइट बनाएंगे तब सीखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंटरनल लिंक्स। सी, गूगल सर्च इंजन रोबोट नए वेब पेजेस को डिस्कवर करने के लिए लिंक्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने आर्टिकल के बीच में कुछ हाइपर लिंक्स दे रखे हैं तो गूगल रोबोट उन्हीं हाइपर लिंक्स को फॉलो करके नए वेब पेजेस को ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, मोज के इस वेब पेज पर भी यू कैन सी कि बहुत सारे इंटरनल लिंक्स हैं, जैसे हाउ अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स रैंक देयर इंपॉर्टेंस। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि मैं moz.com के अंदर ही किसी और वेब पेज पर पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंटरनल लिंक्स हैं जो आपको इस वेब पेज पर दिख जाएंगे, जैसे यहाँ नीचे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब हाइपर लिंक्स एक्चुअल में इंटरनल लिंक्स ही हैं। इंटरनल लिंक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस की क्रॉल होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ स्टेप, दैट इज बिल्डिंग एक्सटर्नल लिंक्स टू हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट्स। जैसे आप एक सेम वेबसाइट के वेब पेजेस के बीच में इंटरनल लिंकिंग करते हो, वैसे ही आप हाई क्वालिटी हाई डोमेन अथॉरिटी वेबसाइट के साथ एक्सटर्नल लिंकिंग भी करते हो। एंड यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस भी वेबसाइट के साथ एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो उसकी डोमेन अथॉरिटी हाई होनी चाहिए एंड उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अगर आप एक लो क्वालिटी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक दोगे तो गूगल को आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी के रिगार्डिंग एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा। टू कंक्लूड, बेस्ट कंटेंट लिखने का पर्पस होता है यूज़र की हेल्प करना, ताकि आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके, और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि उस वेबसाइट की सर्च इंजन पर रैंकिंग इंप्रूव हो सके। कंटेंट लिखते टाइम और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते टाइम हमें क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, इस लेक्चर में हमने उन सभी फैक्टर्स को डिस्कस किया। एंड आने वाले लेक्चर्स में जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तब इन सभी फैक्टर्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ऑन पेज एसईओ के 3 और एलिमेंट्स, दैट इज यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग्स एंड रिच स्निपेट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।